ये ट्रेवल कर सकती हैं थ्रू सॉलिड at the surface of liquid or cannot travel through gaseous medium। तो गैशियस मीडियम में ये ट्रेवल नहीं करती है। आपको याद भी होगा, क्लास में पढ़ाते हुए हमने बात की होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो तीनों मीडियम्स में ट्रेवल कर सकती है। ये बड़ा इनका बेसिक डिफरेंस है। ओ लेवल्स के लेवल पे तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो ये इस तरह से हम इन दो वेव्स को सोच रहे हैं। तो क्योंकि मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा रहा हूँ तो दैट्स वाई मैंने स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ तीनों मीडियम के लिए मेंशन किया हुआ है। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ये नंबर्स भी आपको लर्न करने। तो एयर या गैशियस मीडियम में इट्स अराउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड। वाटर यानी लिक्विड मीडियम के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड यानी आयरन में इसकी एग्जांपल है 5000 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हम ऑर्डर इसका बनाए तो सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड सॉलिड्स में है, देन वाटर एंड देन गैसेस। सॉलिड में इसलिए स्पीड ज्यादा है कि ये जो एटम्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड। वाटर में स्लाइटली अवे होते हैं और गैसियस मीडियम में तो बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लेती है। सॉलिड्स में एटम्स बहुत करीब होते हैं। तो जिस लेवल पे आप हैं इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग इतनी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, आज का जो मेन हमने काम करना है वो एक तो ये था कि आपको ये लर्न करानी है, ये वैल्यूज आपको नंबर्स याद होने चाहिए, ऑर्डर्स याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज आते हैं। नंबर टू बेटा, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना चाह रहे हैं। और इसके लिए पहला मेथड जो मेथड वन है इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और इस डायरेक्ट मेथड में अगर आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ये दो पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डी। और ये एक ओपन फील्ड में है। यहाँ पे इनके पास एक स्टार्टिंग पिस्टल है, जो जैसे रेस वगैरह स्टार्ट होती है ना जो एथलेटिक्स में, तो स्टार्टिंग ये फ्लैश गन है। इससे ये जैसे ही फायर करते हैं तो यू नो द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ meters per second। दिस इज 300 million meters per second। तो लाइट जो है वो एक सेकंड में 300 मिलियन मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये तो कोई जो डिस्टेंस है ये तो फ्यू मीटर्स, फ्यू हंड्रेड मीटर्स का है। तो इसकी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लाइट की स्पीड के सामने। तो द मोमेंट यहाँ से फ्लैश गन से लाइट प्रोड्यूस होगी, ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगी। ऑब्जर्वर जैसे ही लाइट को देखेगा अपने पास स्टॉप वॉच को क्या करेगा, ऑन कर लेगा। और उसके बाद जैसे ही ये इसकी साउंड सुनेगा, क्योंकि साउंड इज ट्रेवलिंग एट अ स्लोअर रेट, साउंड की स्पीड अराउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास अराउंड 1000 मीटर्स है, तो तकरीबन 3 सेकंड्स लगेंगे साउंड को ए से बी तक ट्रेवल करने में। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है बेटा जैसे ये फाइटर प्लेन्स जाते हैं ना, जो हवाई जहाज, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं हवा में जा रहे होते हैं, तो जहां से उनकी आवाज आती है वो वहां पे नहीं होते, उससे आगे होते हैं। तो इसलिए ये आपको समझने में आसानी होगी, बिल्कुल यही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो ये पर्सन ए ने यहाँ से फायर किया, पर्सन बी ने इसको डिटेक्ट किया, और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज डी। और
स्टॉप वॉच से इसने जैसे ही साउंड लाइट को डिटेक्ट किया, स्टॉप वॉच ऑन की, जैसे ही साउंड सुनेगा स्टॉप वॉच ऑफ करेगा। सेवरल टाइम्स ये काम करेंगे, यही इसे इसको मेजरमेंट्स को रिपीट करेंगे, फिर एवरेज टाइम फाइंड किया जाएगा। देन दे विल यूज इक्वेशन v इज इक्वल्स टू d अपॉन t। तो ये इस तरह से ये डिस्टेंस को जो है ये मेजर कर लेंगे। आई होप मेरी इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बात समझ आ रही है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये अगर हम सोचे तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बेटा, ये डिवाइस मैंने पहले भी पढ़ाई थी। ये डिस्टेंस हमने, इस तरह की एक डिवाइस है, इसको ट्रंडल व्हील कहते हैं। ट्रंडल व्हील से हम जो है इसको मेजर कर लेते हैं। अच्छा, अगर ट्रंडल व्हील ना हो तो आप इसको मेजरिंग टेप भी सजेस्ट कर सकते हैं। नाम अगर आपको भूल जाए तो इसके साथ आप मेजरिंग टेप भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है ना बेटा, डिस्टेंस किससे मेजर कर देंगे जब स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि ये इट्स अ लार्ज डिस्टेंस। तो ये काफी बड़ा डिस्टेंस होता है, तो अमूमन ट्रंडल व्हील को सजेस्ट किया जाता है। तो खैर, ये आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट। दोबारा से अगर इसको एक दफा सोचें, एक दफा और सोचते हैं इसको। पर्सन ए ने यहाँ से फ्लैश गन से फायर किया, पर्सन बी ने लाइट को ऑब्जर्व किया, स्टॉप वॉच को ऑन किया। द मोमेंट ही डिटेक्ट्स द साउंड, स्टॉप वॉच इज स्विच्ड ऑफ। उस टाइम को ये नोट कर लेता है। अगेन पर्सन ए जो है यहाँ से दोबारा फायर करेगा, ये दोबारा उसका टाइम मेजर करेगा। ये 2 to 3 ट्रायल्स होंगे, इन ट्रायल से एवरेज टाइम फाइंड किया जाएगा। देन वी विल यूज इक्वेशन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर किया हुआ मेजरिंग टेप या ट्रंडल व्हील से, टाइम हमने यहाँ से स्टॉप वॉच से एवरेज फाइंड कर लिया। हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर लेंगे। ठीक है। तो बेटा अब ये जो है एक क्वेश्चन एग्जाम का, इस क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म there is an interval of 1.70 seconds between an observer seeing the lightning and hearing the thunder. The speed of sound is 340 meters per second. What is the distance between observer and the storm? ये प्लीज आप लोग फाइंड करें। ऑब्जर्वर और स्टॉर्म के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा ये फाइंड कर लें। उसने जब लाइटनिंग को देखा और जब थंडर को सुना, उसके लिए टाइम लगा 1.70 सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर्स पर सेकेंड एग्जामिनर ने दी है। तो प्लीज ये मुझे कोई कैलकुलेट कर दे, आंसर बताइए कैलकुलेट करके। सी बता रहे हैं बेटा आप आंसर। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, कोई और इसको कंफर्म कर दे। ठीक है, 570। ठीक है बेटा, जैनब आपका आंसर सही था। ठीक है, तो सी आंसर है। अगर किसी को ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 340 एंड टाइम इज 1.70। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बच्चे मुझे आंसर बता रहे हैं 578 मीटर्स। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, मसला है तो बताइए। ओके देन। तो अब इससे नेक्स्ट बेटा हम जा रहे हैं, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, हमने पहले भी डिफाइन की हुई है। तो now we'll see reflection of sound bouncing back of sound तो bouncing back of sound into the same medium, that is called reflection of sound। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप याद करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी मैंने ऐसे ही बताया था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अगर एग्जामिनर कहे व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो आप कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ प्रिंसिपल्स आप रिकॉल करें। नंबर 1, जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको शायद कुछ चीजें याद आ जाएं। तो बेटा ये इंसिडेंट वेव है या साउंड कह लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। याद आ गया बेटा? ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर आप रिकॉल फर्दर करें तो हम कहते थे कि बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड, frequency, time period, wavelength, and amplitude are same. Only direction of motion of wave changes. ये अगर कोई साउंड की वेव है, ये यहाँ स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करके यहाँ जा रही है, तो देखें डायरेक्शन चेंज हो गई, ये यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, उसी सेम मीडियम में वापस आ रही है, और जितने एंगल से स्ट्राइक कर रही है उतने ही एंगल से बाउंस बैक कर रही है। बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, वो जो भी है, आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन वो वही रहेगा, सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, सबको याद आ गया है कि रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ बेटा अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम काम करेंगे, और हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप सोचना चाहते हैं तो वो भी एक दफा देख ले, रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2, इंसिडेंट वेव normal and reflected wave all lie on the same plane। तो ये सेम प्लेन पे देख लें, ये प्लेन है, तो ये यहीं से इस जगह को देखें, यहीं पे लाई कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये नॉर्मल है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन है, ये सब के सब जो है इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल भी बराबर है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनको यहाँ पे वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए एक प्रैक्टिकल डिजाइन कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए हमने यहाँ पर एक सेटअप है, इस सेटअप को देखते हैं। ये एक हार्ड प्लाईवुड है, ये इसलिए कि हार्ड सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टिंग साउंड सरफेस होगी। हार्ड प्लाईवुड इज अ गुड रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव सरफेस बनेगी। यहाँ पर एक हमने स्टॉप वॉच रखी है, स्टॉप वॉच की जब ये निडल्स चलेंगी तो इसमें एक टिक टिक की आवाज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये एक इस पर्सन के लिए जब ये इस डिस्टेंस पे खड़ा होगा तो ये ऑडिबल नहीं होगी। ये हमने कार्डबोर्ड ट्यूब रखी है और ये फिक्स्ड है, दिस ट्यूब इज फिक्स्ड। अब यहाँ से ये जो साउंड है, ताकि ये बेटा इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है कार्डबोर्ड
हार्ड प्लाईवुड को जाके हिट कर सके, इसलिए कार्डबोर्ड ट्यूब को यूज कर रहा हूं मैं। ये यहां से जाकर इधर स्ट्राइक करता है। अब ये वाला जो पाइप है इसको हम कह लेते हैं ट्यूब 1 एंड दिस इज ट्यूब 2। ट्यूब 2 इज मूवेबल या रोटेटेबल, जो भी आप कहें इसे। तो ये जो है इस तरह से इसको मूव कर सकता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ से ये अपने एयर के साथ इसको लगाएगा, इसको एयर को अपने यहाँ फिक्स कर देगा, सेट करेगा, और उसके बाद इस ट्यूब के साथ अब मूव करेगा इस ट्यूब को। जहां पर इसको मैक्सिमम, जहां पे साउंड सुनाई देगी इस टिक टिक की, स्टॉप वॉच की, जो जब ये निडल चलेगी तो इसके अंदर टिक टिक आती है ना, जैसे अगर आप गौर करें तो आपको भी अभी शायद अगर कोई क्लॉक लगी हुई है आपके पास रूम के अंदर, वॉल क्लॉक, तो उससे भी इस तरह की आवाज आती है। तो ऐसी एक साउंड आ रही होगी जो ये यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनेगा। तो जैसे ही जिस जगह पे सुनेगा तो ये वहां पर इसको क्या कर देगा, इसको फिक्स कर देगा। आफ्टर डिटेक्टिंग द मैक्सिमम साउंड ही विल, द ऑब्जर्वर विल फिक्स इट, वो इसको फिक्स कर लेगा। उसके बाद बेटा ये जो पाइप है इनसे, इनके सेंटर से यूं रेफरेंस लाइंस आप यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एक चीज रह गई, ये सॉफ्ट वुड लगाएगी ये बीच में, दिस वन। ये इसलिए सॉफ्ट वुड लगाएगी कि सॉफ्ट वुड इज गुड गुड एब्जॉर्बर। अगर यहाँ से साउंड कुछ ट्रेवल करके इधर इस पर्सन की तरफ जाना भी चाहेगी तो सॉफ्ट वुड उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। तो उसके बाद ये आपने इनके सेंटर से ये लाइन स्केच आउट कर ली, ये जहाँ पे सॉफ्ट वुड थी इसके सेंटर से भी लाइन स्केच आउट कर ली। फिर सारे सेटअप को हटाकर बेटा यहाँ से आपने ये लाइंस ड्रॉ की, और उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने मेजर कर लेना है। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। टेक टू कार्डबोर्ड ट्यूब्स, होल्ड द टू ट्यूब्स अगेंस्ट अ फ्लैट एंड हार्ड surface and place a big cardboard sheet between the two tubes. Place a ticking watch at the open end of one tube and ask a person to place his ear at the open end of the second tube. Ask the person to slightly move the tube sideways till ticking of the watch is heard clearly. Measure the angle that the two tubes make with the normal. At the point of incidence, it will be found that angle of incidence is equal to angle of reflection. Any query? ये लाइट के केस में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। किसी के जहन में भी कोई मसला है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इनको देख लेते हैं। Why a hard plywood is used? A hard surface is a good sound reflector. Hard plywood जो है is used so that only very little energy is lost during the reflection, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब न कर ले। ठीक है। उसके बाद why a mechanical stopwatch is used as sound of source, because its sound is not loud enough to be heard directly by the observer. Then the next one, why a cardboard tube is used. The cardboard tube is used to help to direct the incident and reflected sound wave, maximum intensity detect कर सके। Why softwood is used? The softwood can absorb any sound from the stopwatch and prevent it from reaching the observer. तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन डिजाइन करके एग्जामिनर दे तो उसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस यही हो सकते हैं। ठीक है, हर चीज का एक एक फंक्शन आ गया। अच्छा अब ये है शुएब, इसमें बेटा यहाँ से इसको हमने फिक्स किया हुआ है, यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड यहाँ जा रही है। ये जो ट्यूब है ट्यूब 2, ये साइडवेज मूव कर सकती है। ये पर्सन इसको साइडवेज मूव करेगा, जिस जगह पर इसके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी ये इस ट्यूब को वहां पे फिक्स कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, कोई टेप वगैरह लगाकर या जैसे भी है इसको एक्सक्यूज मी, ये इसको स्टॉप कर लेगा। फिर ये लेटर ऑन एंगल्स मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होंगे। अच्छा इसमें भी ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि आप जैसे मैंने बताया सेंटर से लाइंस ड्रॉ करेंगे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हार्डली 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि सॉफ्टवुड क्यों यूज हो रही है, कार्डबोर्ड ट्यूब क्यों यूज हो रही है, स्टॉप वॉच क्यों यूज हो रही है, और प्लाईवुड, हार्ड प्लाईवुड क्यों यूज हो रही है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो मेरी याद पड़ता है शायद, यस,
ये एक एग्जाम का क्वेश्चन भी है. In a demonstration, a teacher uses a loud ticking clock, two hollow tubes A and B, and a barrier and smooth surface. The clock is used as a source of sound. Figure 4.1 shows tube A and the clock both fixed in position on the left of the barrier. ठीक है, ये आपके पास आ गया. ये यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है, ये क्लॉक रखी हुई है. ये हॉलो ट्यूब जो बी है ये मूवेबल है. तो sound from the ticking clock passes along tube A and is incident on smooth surface. A student listens to the sound passing along the tube B, which is on the right of the barrier. On figure 4.1, draw a tube B in position where the sound heard by the student is loudest. तो ये बेटा आपने क्या करना होगा एग्जाम में. आपने ये जो यहाँ से यहाँ तक ये प्रोटेक्टर को रखा आपने. आपने ये एंगल मेजर कर लिया, से दिस एंगल इज 40, सपोज दैट. और फिर आपने यहाँ से 40 डिग्री का एंगल मेजर किया, उसको मार्क करना है. मार्क करके फिर आपने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है. तो ये इंसिडेंट वेव आ गई और ये रिफ्लेक्टेड वेव आ गई. ये वो लाइन ड्रॉ करने को कह रहा है एग्जामिनर आपको. इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे. ठीक है. अच्छा, द स्पीड ऑफ साउंड इज 330. अच्छा सॉरी, एक्सप्लेन योर आंसर टू 1. So since for reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection, the person will move the tube B sideways when it is heard, the intensity of sound is heard, या clear sound is heard, the person stops, then angle of incidence and angle of reflections are measured, which are equal. अब ये कहानी पूरी लिखनी थी, मैंने तो नहीं लिखी. मैंने इसमें थोड़ा सा ये हिंट दे दिया आप लोगों को कि यहाँ पर शुरू में आपने लिखना है. लिख लेंगे आप लोग, मुझे प्लीज बताइए. ठीक है, दैट्स गुड. तो ये नेक्स्ट पार्ट है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 330 meters per second. State a typical value for the speed of sound in solid. So that is 5000 meters per second. तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गई 5000 meters per second. ठीक है. जी बेटा, ये इस तरह का आंसर बन जाएगा कुछ. Tube B is moved sideways to a position where observer listens clear sound. ठीक है. And the angle of incidence and angle of reflection are measured. तो since for reflection अब क्या हो जाएगा, angle of incidence, अब इसको हटा देता हूँ मैं. तो angle of incidence would be equal to angle of reflection. बस 2 मार्क्स के लिए बहुत है. आई होप. कुछ लोग बोल रहे थे सर लिखने, तो ये मैंने लिख दिया. एक आइडिया हो गया आप लोगों को. अच्छा, अब बेटा ये तो आपको डिफरेंट पार्ट्स भी आ गए. अब एक काम और करते हैं. अब है एको. रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव
तो इज कॉल्ड एको, इसको आप एको कहते हैं। तो ये आपके पास जो है एको जो है वो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एको। एको की ये डेफिनेशन है। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है उसको आप एको कहते हैं, ठीक है। तो एको के लिए हमारे पास साउंड की वेव यूं ट्रेवल करती है सरफेस से और स्ट्राइक करके यूं वापस आती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आज हम सोचेंगे। तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है, मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। तो ये इस पर्सन से ये ये एक बलून है या कोई वुडन स्टिक्स हैं, ये इनको बैंग कर रहे हैं। तो यहाँ से साउंड यहाँ ट्रेवल कर रही है, हिट करती है और यहाँ से यूं वापस आती है, ठीक है। तो ये जो साउंड का यहाँ जाना, दिस इज डायरेक्ट साउंड, ये डायरेक्ट साउंड है। और टकरा कर ये वापस आना, दैट इज एको, ये बाउंस बैक कर रही है, ये एको है। तो ये यहाँ से इधर जाना, ये डिस्टेंस, दिस इज डी। और फिर यहाँ से वापस आना, दिस इज डी। सो जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 टाइम्स डी बन जाएगा, यानी 2D बन जाएगा। और बेटा ये जो इसका टाइम मेजर होगा यहाँ जाकर और फिर वापस आना, इसको कहते हैं एको का टाइम, एको टाइम, ठीक है। दिस टी इज, जो यहाँ टी यूज होगा ये एको टाइम होगा। इसको चाहो तो कैपिटल टी से लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये टाइम है, लेकिन ये एको का टाइम है, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताओ। A girl is standing 60 meters away from a reflecting surface. If a speed of sound is 300 meters per second, after what time will echo be heard? शाबाश, ये कैलकुलेट करो। 0.4 सेकेंड। ओके, t is equals to 2d upon v, 2 into 300 upon 60। यही बनेगा ना बेटा? ओहो सॉरी, डिस्टेंस वाज 60। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। 2 into 60 upon 300, सॉरी, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करें। अ गर्ल इज स्टैंडिंग 480 meter away from a reflecting surface. If echo takes 3 seconds to come to the observer, find the speed of the sound. So again, V is equals to 2D upon T. So this is 2 times 480 upon 3. This is 320. ये जैनब बता रही है हमें, ठीक है। सबका आंसर ही 320 है, ठीक है, दैट्स गुड। चलें, वेरी गुड, चलें, दैट्स गुड। यानी एक इक्वेशन यूज करना आपको आगे एको की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, देखें, ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो होता है ना बेटा, वो 0.1 सेकेंड मिनिमम है। इससे कम तो हो नहीं सकता, इससे ज्यादा होता है। यूजुअली मैं पर्सनली 0.2 से 0.9 सेकेंड्स कंसीडर करता हूँ, लेकिन इसको अगर हम 0.1 सेकेंड ले लें तो मिनिमम डिस्टेंस एको को सुनने के लिए कितना चाहिए? देखिए, कम से कम ह्यूमन जो डिटेक्ट कर सकता है वो अपने रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना उसके। तो कम से कम टाइम रिएक्शन का 0.1 सेकेंड है। तो प्लीज ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट कर दें। अच्छा, आप लोगों ने कुछ, किसी ने मुझे बताया भी ये डिस्टेंस 16.5 मुश्तबा बता रहे हैं। v is equals to 2d upon t, तो दैट इज 330। अच्छा अच्छा, पहले इक्वेशन लिख लूं मैं।
तो दिस इज v इंटू टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू d. तो v इज 330, t इज 0.1 अपॉन 2. प्लीज आंसर बताइए. 16.5 मलाइका बता रही है. यस, ठीक है. मतलब एक सबको कैलकुलेशंस आ गई. अब ये क्वेश्चन को सबने पढ़ा है ना बेटा. तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड. देखो मिनिमम डिस्टेंस जो है स्पीड ऑफ साउंड तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती ना बेटा, वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है. तो वो तो टाइम के साथ रिलेट करेगा जो हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे. तो वो जो है आपके पास जो है, यस, हुरैन का भी आंसर 16.5 है. ठीक है भाई. तो ये आपके पास 16.5 मीटर जो है ये डिस्टेंस आ रहा है. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस विच a human can be at to detect an echo. ठीक है, एको को सुनने का एक कम से कम डिस्टेंस आ गया. आई होप ये बेसिक सी कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं. अच्छा, एक बड़ा एक इस तरह के सवाल आते हैं तो उसके पहले एक ये काम कर लेते हैं. अ बॉय इज स्टैंडिंग इन बिटवीन टू क्लिफ्स क्लैप्स एंड हेयर्स टू echoes. The speed of sound is 320 meters per second. After what time first echo is heard? अच्छा, अब जरा हम सोचते हैं. ये बॉय यहाँ से एको यानी साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा. इससे एक साउंड यहाँ जाएगी और यहाँ से वापस यहाँ आएगी. दूसरी साउंड एट द सेम टाइम जब ये साउंड, दिस इज साउंड वन, इसको मैं वन कह लेता हूँ. दिस इज वन. तो ये इस वन के साथ ये टू वाली साउंड इधर जा रही है और ये स्ट्राइक करके यहाँ आ गई. तो साउंड वेव्स यहाँ भी जा रही हैं, यहाँ भी जा रही हैं, और ये यहाँ और यहाँ जाकर ये यूं बाउंस करके आ रही है. इसमें ये जो सेकंड वाली साउंड मैंने कंसीडर की है, दिस विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस. जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना जल्दी इसको एको सुनाई देगा. तो इन दोनों में से वन और टू में से जो एको का डिस्टेंस होगा वो टू के लिए स्मॉलर होगा. तो फर्स्ट एको यहाँ से बनेगी. यहाँ से आपके पास फर्स्ट एको बनेगा और सेकंड एको जो है वो यहां से बनेगा. सबको क्लियर हो गया? ये स्मॉलर डिस्टेंस पे है इसलिए फर्स्ट एको यहां से जनरेट होगा. ये ग्रेटर डिस्टेंस पे ये दिस विल टेक मोर टाइम टकरा कर वापस आने में, तो इसलिए सेकंड एको यहाँ बनेगा. तो फर्स्ट एको के लिए जो टाइम है वो आप लोग फाइंड कर चुके हैं. बच्चे मुझे आंसर भेज रहे हैं. ये डिस्टेंस मैंने खुद बताया बेटा. ये क्वेश्चन के अंदर मैंने खुद बताया 170 मीटर 260 मीटर. तो ये हमारे पास v आ गया 2d अपॉन टी. तो t इज इक्वल टू 2d अपॉन v. दिस इज 2 इंटू 170 अपॉन 320. 320 थी ना? हाँ. तो बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है 1.06. 1.06 है बेटा. जी, सबका आंसर यही आ रहा है 1.06. तो आफ्टर व्हाट टाइम सेकंड एको विल बी हर्ड. अभी आप लोग ये फाइंड करें. शाबाश. सेकंड एको, फॉर दिस एको आप इसका फाइंड करें. टाइम कितना लेगा ये? 0.57. तो ज्यादा नहीं होगा बेटा. सेकंड एको का टाइम ज्यादा होना चाहिए. अच्छा, आपने वो डिफरेंस बताया. सही है, आई गॉट इट. सही है, मैं समझ गया बेटा. आपने आंसर क्या दिया मुझे. 2d अपॉन टी. तो दिस t2 वुड बी 320, not 320. This is 2 into 260 upon 320. 1.625. What is the time interval between two echoes? इन दोनों echoes को सुनने में उसको कितना टाइम लगेगा? यानी ये वाली echo यहाँ साउंड टकरा कर यहाँ आई, मीनवाइल ये यहाँ से टकरा कर यहाँ आ रही है. फर्स्ट इसने ये डिटेक्ट की, सेकंड इसने ये डिटेक्ट की. तो इन दोनों को डिटेक्ट करने में कितना टाइम इंटरवल होगा? तो दैट वुड बी डेल्टा टी इक्वल्स टू 1.625. सेकंड एको बड़े में से छोटे को माइनस कर दे 1.06. तो
दोनों को माइनस किया तो 0.565 सेकंड्स मुझे आंसर बता रहे हैं बच्चे। ऐसे ही है कुछ? जी ठीक है, दैट्स गुड। तो ये हमने यहाँ से जो है ये फाइंड आउट कर लिया। अब एको का, अब बेटा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अब हम। A man stands between two tall buildings P and Q. The diagram is not drawn to scale. He is 50 meter from P and 200 meter from Q. ठीक है, तो अब हमें इसने यहाँ से गन से फायर करना है। He fires the gun and the first two echoes he hears are 1 second apart. तो अभी हमने दो echoes के बीच में जो डिफरेंस फाइंड किया था, that was delta t equals to t2 minus t1। तो इन दोनों echoes के बीच में, यानी यहाँ से जैसे फायर करेगा एक साउंड यहाँ जाएगी, एक साउंड यहाँ जाएगी, ये बाउंस करके यूं आएगी, ये यहाँ से यूं आएगी। तो इसका टाइम कम है, ये टाइम देखो डिस्टेंस कम है, तो इसका डिस्टेंस कम है तो इसका टाइम कम होगा, तो ये टाइम t1 लेगी। इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ये t2 टाइम लेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो 1 सेकेंड है। ये बता रहा है एग्जामिनर हमें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 1 इक्वल्स टू t2 माइनस t1। ठीक है, अच्छा अब बेटा व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? जो ऑब्जर्वर कैलकुलेट करेगा, इसके लिए स्पीड ऑफ साउंड हमें मेजर करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो पहले तो ये वाला एक साउंड यूं जा रहा है डायरेक्ट साउंड, एक साउंड डायरेक्ट यूं जा रहा है। अब ये वाला यहाँ से स्ट्राइक करके आ रहा है, ये यहाँ से स्ट्राइक करके आ रहा है। तो बेटा आपके पास ओवर हेयर जो स्मॉलर टाइम ले रही है, दिस इज को मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज t1 और दिस द टाइम इज t2। अब अगर आप t1 के लिए सोचें, देखिए v इज इक्वल टू 2d अपॉन t, तो t1 वुड बी 2d अपॉन v। तो दिस इज 2d कितना है बेटा 50, और v आपको फाइंड करना है, तो दिस इज t1। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए बेटा t2 को सोचो, तो t2 वुड बी 2d अपॉन v। तो दिस इज 2 इंटू 200 अपॉन v। को प्रॉब्लम नहीं है, t1 और t2 की वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज रख सकते हैं हम। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूँ, देखें तो 1 इज इक्वल टू t2 बन रहा है, ये बन जाएगा बेटा 400 अपॉन v। दिस इज 400 अपॉन v माइनस, और ये वाला दिस वन ये बन जाएगा 100 अपॉन v, तो माइनस 100 अपॉन v। तो v एलसीएम 400 माइनस 1, यहाँ 1 आ गया, तो v इज इक्वल टू 300 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यस बी इज द आंसर। जी बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट ही सेज के द देयर इज 1 सेकेंड टाइम डिफरेंस। दो साउंड जो एको सुन रहा है उनमें टाइम इलेप्स कर रहा है 1 सेकेंड का। ये हिंट था इस पूरे क्वेश्चन में। तो दोनों साउंड्स के लिए जो टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1 बनेगा। तो हमने पहले t2 की इक्वेशन फाइंड कर ली, यानी कि t2 की क्या वैल्यू है, ये यहाँ पे कहीं फाइंड की, ये रही t2 की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज 400 अपॉन v। उसको हमने यहाँ पे रख दिया 400 अपॉन v। उसके बाद हमने t1 की वैल्यू 2 इंटू 50 अपॉन v, ये वाली वैल्यू फाइंड की और उसको यहाँ रख दिया, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट द आंसर बी। आई होप इसमें किसी को कोई मसला नहीं है, ये क्लियर है बात ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ गर्ल स्टैंडिंग 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फायर्स अ शॉट यूजिंग, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, भाभी को आग दिसी। तो a girl standing 150 meter in front of tall building fires a shot using a starting pistol. A boy standing 350 meter from girl hears two bangs 1 second apart. From this information,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो अ गर्ल स्टैंडिंग 100, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, उससे सिचुएशन डिफरेंट है। अब दोबारा देखिए, अ गर्ल स्टैंडिंग 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ टॉल बिल्डिंग, ये यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, fires the shot using a starting pistol. A boy standing 350 meter from the girl hears two bangs 1 second apart. अब वो जो है दो बैंग सुन रहा है। अब वो दो बैंग्स कौन सी बनेंगी? जैसे ही इसने फायर किया तो एक साउंड यहाँ गई और एक डायरेक्ट साउंड यहाँ आई। तो ये आपके पास डायरेक्ट साउंड है जो ये बच्चे ने सुनी यहाँ पे, इस बॉय ने, और एक साउंड जो है यहाँ से यहाँ जा रही है और टकरा के यूं वापस आ रही है यहाँ पे। तो दिस इज द एको। एक उसने डायरेक्ट साउंड सुनी, यहाँ पे ये डायरेक्ट साउंड आ गई, और उसके बाद एक उसने एको सुनी। उसने कहा ना दो बैंग्स सुनी है 1 सेकेंड अपार्ट। तो इन दोनों बैंग्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है, अगेन दैट इज 1 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यही कहा है ना उसने, 1 सेकेंड अपार्ट। हेयर्स टू बैंग्स 1 सेकेंड अपार्ट। तो इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब दोनों के लिए अगर आप सोचें तो जो डायरेक्ट साउंड है ये जल्दी पहुंचेगी, इसका टाइम T1 है, और जो एको बन के आ रहा है ये टाइम लेगा T2, इसका टाइम ज्यादा होगा। तो अब हम इसका जो बन रही है कैलकुलेशन, अब वो मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से कर लेता हूँ। देखें, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T1 वुड बी डिस्टेंस अपॉन V। अब T1 का जो डिस्टेंस है वो D1 है, एंड दैट वुड बी दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है 350 मीटर्स। तो इसका मतलब ये बन गया 350 अपॉन V। अब बेटा सेकंड वाले केस में ये साउंड यहाँ जाती है, यहाँ आती है और फिर यहाँ आती है। अब इसके लिए जो डिस्टेंस है यानी V इज इक्वल टू D2 अपॉन T2। तो T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V। अब कोई मुझे सजेस्ट करे कि ये साउंड जो एको बन रहा है इसमें ये 2 से तो खैर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो अब ये डिस्टेंस कितना बनेगा, इसको कैसे सोचोगे आप? अब देखो, ये साउंड यहाँ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 मीटर। तो इसका D2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले साउंड ने ये ट्रेवल किया 150, तो ये 150 आ गया। फिर साउंड ये 150 वापस आया, तो फिर प्लस 150 करेंगे हम, ये 150 हो गया। अब साउंड इस गर्ल से यहाँ इस बॉय की तरफ जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 350, तो ये 350 आ गया। तो इफ यू ऐड देम ऑल यू गेट 650। जी, अब बेटा इस सारे डिस्टेंस को प्लस किया तो दिस इज 650 अपॉन V। अब इसको हम यहाँ पे 650 अपॉन V माइनस 350 अपॉन V इज इक्वल टू 1। तो V इज इक्वल टू 300 मीटर्स पर सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ऑप्शन आंसर आ रहा है, ठीक है ना? V इसका एलसीएम आ जाएगा, V एलसीएम आ जाएगा 650 माइनस 350, 300 अपॉन V इज इक्वल टू 1। फिर V इधर चला जाएगा, यू गेट V इज इक्वल टू 300। सही है भाई? ये इसलिए 2 टाइम्स ऐड किया है, ये 150 एक दफा यहाँ गया, तो बेटा वापस यहाँ से आया, इस गर्ल तक का डिस्टेंस 150, फिर गर्ल को क्रॉस करते हुए ये एको जा रहा है इस बॉय की तरफ। तो 150 यूं जाने का, ऑन द वे जब रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, ऑन दैट वे 150 दिस वन प्लस 350 मीटर दिस वन। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये थोड़ा बहुत एको के ये बेसिक से कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और था।